फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वेद अस्पताल पहुंच गया। विनय वेद को अस्पताल के मेन गेट पर ही मिल गया। वेद ने विनय को देखा और उसके पास चला आया। विनय, आप ठीक तो हो? वेद चिंताजनक होकर विनय से बात करने लगा। विनय, सर मैं ठीक हूँ, पर वो ठीक नहीं है, विनय ने वेद को देखकर कहा। वेद ने एक लंबी सांस ली, फिर विनय की ओर देखने लगा। आपने तो मुझे डरा ही दिया था विनय, मुझे लगा आपको कुछ हो गया है। क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है? ये कहते हुए वेद के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वेद ने विनय की ओर देखकर ये बात कही। विनय, आप खुद डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। वेद ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं। कहकर वेद विनय डॉक्टर के केबिन में चले गए। विनय ने डॉक्टर को आवाज लगाई, डॉक्टर। तो डॉक्टर ने वेद विनय की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। आइए मिस्टर राठौर, प्लीज सिट। वेद विनय दोनों डॉक्टर के मेज के सामने लगी कुर्सियों पर बैठ गए। वेद, डॉक्टर सब ठीक तो है? वो ठीक तो है? वेद ने थोड़ी चिंता जताते हुए डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर थोड़े से गंभीर हो गए। वो बिल्कुल ठीक है अब, फिजिकली मेंटली बिल्कुल ठीक है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है। वेद, क्यों, क्या हुआ है उसे? जब फिजिकली मेंटली वो पूरी तरह से ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर ने बिना किसी भाव से अपना पेन अपने एक हाथ में घुमाते हुए कहा। वो 1.5 साल बाद इतनी लंबी नींद से जागा है। वे चिंताजनक होकर, डॉक्टर ये तो अच्छी बात है कि वो ठीक हो गया है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अब वो कहीं भी जा सकता है। डॉक्टर ने भी बिना किसी लाग लपेट से बेद से कहा। कोमा से बाहर आ जाने के बाद वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका है। उसे अपने बीते कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो अब एक कोरा कागज बन गया है, उस पर आप जो भी लिखेंगे वही उसे सच मान लेगा। वेद विनय की ओर देखने लगा तो विनय ने अपनी पलकें झपका दी। वेद डॉक्टर की ओर देखने लगा, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप बताइए हमें। वेद के चेहरे के भाव चिंताजनक हो गए। डॉक्टर ने वेद को देखकर कहा, चौधरी जी जब तक जिंदा थे तब तक वो मिस्टर समर का ध्यान रखते रहे, फिर चौधरी जी की अचानक से मौत हो जाने के बाद आपने मिस्टर समर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। समर को अब कुछ भी याद नहीं है। वेद ने कुर्सी के दोनों हाथों पर अपने हाथ रखकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा लिया और सोचने वाली मुद्रा में बैठ गया। डॉक्टर, हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। वेद ने गंभीरता से ये बात डॉक्टर को देखकर कही। डॉक्टर, मिस्टर राठौर, समर की याददाश्त सच में चली गई है। हमने उनका ब्रेन टेस्ट किया है जिससे ये पता चल गया है कि वाकई में उनकी याददाश्त चली गई। अगर हमने समर को ज़बरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की तो वो पागल भी हो सकते हैं। आज तक आपने ही समर का ख्याल रखा है, उन्हें इस वक्त अपनों के अपनेपन और प्यार की ज़रूरत है। डॉक्टर ने वेद को देखकर कहा। वेद गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी वो एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और विनय वेद को देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। वेद ने डॉक्टर को देखकर कहा, मुझे समर से मिलना है। डॉक्टर वेद की बात सुनकर अपनी जगह से उठ गए। चलिए, मैं आपको समर के पास ले चलता हूँ। कहकर डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आ गए और डॉक्टर के पीछे वेद और विनय भी केबिन से बाहर आ गए। डॉक्टर वेद विनय समर के कमरे में आ गए। वेद ने समर की ओर देखा। समर की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। पहले वाला समर जैसे मर चुका था, ये समर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। वेद ने समर की आंखों में देखा तो समर की आंखें बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह टिमटिमाती हुई नजर आ रही थी, जो पूरे कमरे में इधर उधर अपनी नजर घुमाकर देख रहा था। जैसे कोई बच्चा जब नई जगह पर जाता है तो वो अपनी नजरें घुमाकर हर चीज को देखता है, वैसे ही समर कर रहा था। वेद समर की आंखों में देखकर जान चुका था कि समर अब पहले वाला समर नहीं है। समर की नजर अभी तक वेद विनय पर नहीं गई थी, तो वो बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। विनय वेद को देखकर, सर आपको क्या लगता है कि समर की याददाश्त सच में चली गई है या फिर ये याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है? वेद ने विनय की ओर देखकर कहा, इसकी याददाश्त सच में चली गई है, इसकी आंखें सच बोल रही हैं। विनय वेद को देखकर, सर
आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये नाटक नहीं कर रहा है? वेद ने विनय को मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है, पर उसकी आंखें सब सच बयां कर देती हैं। आंखें दिल का आईना होती हैं। दिल में जैसे ही जज्बात हो, आंखें सब सच सच बयां कर देती हैं। विनय वेद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। विनय अपने मन में, वाकई में आप महादेव का दूसरा रूप है, जिसके अंदर ना तो छल कपट है, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है। सबके लिए प्यार है और दुश्मनों को भी अपने गले से लगाने वाले शख्स हैं। समर की नज़र जब डॉक्टर वेद और विनय पर पड़ी तो समर वेद को बहुत गौर से देख रहा था, जैसे समर वेद को पहचानने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वेद को देखकर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सोचने की वजह से समर के सिर में तेज से दर्द होने लगा और समर अपने सिर को पकड़कर अपने बालों को नोचने लगा। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इस दर्द से मर जाऊंगा। तभी डॉक्टर समर के पास आ गए। समर, कम डाउन, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। समर आंसू भरी आंखों से डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर, क्या इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है? जब से मुझे होश आया है, मुझसे मिलने कोई भी नहीं आया है। वेद अपनी जेब में अपने हाथ डालकर समर को देख रहा था और समर को देखकर वेद का दिल पसीज रहा था। डॉक्टर समर की कही बातों का कोई जवाब देते उससे पहले वेद समर के सामने आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराने लगा। वेद ने डॉक्टर की तरफ देखा, फिर समर की ओर देखा। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं, तुम्हारा भी परिवार है। तुम अकेले नहीं हो, समझे? कहकर समर के बालों में प्यार से वेद अपना हाथ फिराने लगा। विनय और डॉक्टर वेद की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, पर विनय वेद को देखकर मुस्कुराने लगा। वाकई में आप देव पुरुष हैं सर। समर वेद की ओर देखने लगा। आप सच कह रहे हैं, आप मेरे बड़े भैया हैं? वेद ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। समर एकदम से छोटे बच्चे की तरह वेद की ओर पीट करके बेड पर अपना मुंह फुलाकर बैठ गया। आप अगर मेरे बड़े भैया हैं तो मुझसे इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? वेद समर के बच्चों जैसी हरकतें देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया और समर को अपनी तरफ घुमा लिया। वेद समर के सामने समर के बेड पर अपने कान पकड़कर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें भूला नहीं था। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, फिर तुम कोमा में चले गए थे। हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। आज जब डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके तुम्हारे होश में आने की बात बताई तो मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया। समर रोते हुए एकदम से वेद के गले से लग गया। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वेद ने समर की पीठ थपथपाई। मैं तुम्हें आज ही घर लेकर चलूंगा। सब तुम्हारे ठीक होने की खुशी मना रहे हैं, पर पहले तुम्हारा थोड़ा हुलिया बदलना होगा, कहकर समर को खुद से दूर कर दिया। वेद ने विनय को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा और विनय से दूर हो गया। विनय वेद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद विनय एक आदमी के साथ आया और विनय के हाथों में कुछ पैकेट्स थे। वेद समर के पास आकर, समर, आज हम घर चलेंगे, पर पहले हम तुम्हें पहले जैसा हैंडसम बनाएंगे, फिर घर चलेंगे। समर ने छोटे बच्चे की तरह हाँ में अपना सिर हिलाया, पर अपने पास में खड़े वेद का एक हाथ अपने हाथ से कसकर पकड़ लिया। वेद समर को देखकर मुस्कुरा दिया। विनय के साथ नाई आया हुआ था, जिसने कुछ ही समय में समर के बालों की कटिंग की और उसकी सेव कर दी। वेद विनय समर को देखकर मुस्कुरा दिए। फिर वेद ने समर को विनय के लाए हुए पैकेट्स पकड़ा दिए। वेद समर को देखकर, तुम जाओ, जाकर नहाओ और ये कपड़े पहन लेना तुम। समर ने फिर से हाँ में सिर हिलाया और कपड़ों के पैकेट्स लेकर बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद समर बाथरूम से बाहर निकला तो समर एकदम हीरो की तरह लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, गेरुआ रंग, भूरी आंखें, काले बाल, सब कुछ परफेक्ट था। समर ने वेद को मुस्कुराते हुए कहा, भैया देखिए, मैं तैयार हो गया, अब मुझे घर ले चलिए। वेद ने समर के कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ, बस हम चल रहे हैं। अस्पताल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मैं उन्हें पूरा करके आता हूँ। तब तक तुम यहाँ विनय के साथ रहो। इन्हें तुम अपना दोस्त समझना। वेद ने विनय को इशारे से समर से बात करने के लिए कहा और खुद समर के कमरे से बाहर आ गया। वेद ने बाहर आकर मासा को फ़ोन मिलाया तो मासा ने फ़ोन उठा लिया। मासा, कहिए वेद, कुछ काम था हमसे। वेद, मासा, मुझे आपको कुछ बात करनी है। मासा, कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप हमसे? वेद ने मासा को समर के बारे में सब बता दिया। मासा, मैंने समर को हमारे साथ रखने को जो फैसला लिया है वो सही है या गलत है? मासा ने समर के बारे में सब सुना तो उसके लिए बहुत बुरा लगा। वेद,
आप जो भी कुछ करते हैं उस पर हम कभी सवाल नहीं उठा सकते। आप कोई भी फैसला बिना सोचे समझे कभी नहीं लेते हैं। आपके हर फैसले में हम आपके साथ हैं। आप समर को लेकर आ जाइए, हम यहाँ सबको समझा देंगे। वेद, मासा, वेदिका से भी बात कर लेना आप। मासा, आप चिंता मत करिए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे और वेदिका को सब समझा देंगे। वेद मासा से फ़ोन कर बात करके निश्चित हो गया। वेद वापस समर के कमरे में आ गया। वेद ने डॉक्टर को देखकर कहा, आप समर को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि समर को कोई परेशानी ना हो। डॉक्टर ने वेद के कहने पर समर को दोबारा चेक किया। मिस्टर राठौर, समर अब बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत होगी समर को, तो आप इसे मेरे पास लेकर आ जाइए। वेद ने डॉक्टर से हाथ मिलाया तो डॉक्टर ने अपनी पलकें झपकाकर वेद को समर को अपने साथ ले जाने के लिए धन्यवाद किया। तो बदले में वेद ने मुस्कुराकर डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और अपनी पलकें झपका दी। वेद ने विनय को गाड़ी में ले जाकर बैठने को कहा तो विनय समर को अपने साथ कमरे से बाहर ले आया। समर के कमरे से बाहर जाने के बाद वेद ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, समर कौन है, इसके अतीत के बारे में आपको और आपके स्टाफ को मालूम है। ये बात इस अस्पताल से बाहर नहीं जानी चाहिए या समर के सामने ये बात कभी नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर ने वेद से कहा, आप निश्चिंत हो जाइए मिस्टर राठौर, समर के बारे में कोई बात यहाँ से बाहर कभी नहीं जाएगी। आपने समर को अपना कर उसको नई जिंदगी दी है और ये सब करना उसके बस की बात नहीं है, पर आपने अपने दुश्मन की जान बचाई है और अब उसे अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। वेद डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और डॉक्टर से हाथ मिलाकर तेज कदमों से अस्पताल के बाहर आ गया, जहां विनय समर वेद का इंतजार कर रहे थे। वेद जल्दी से गाड़ी में बैठा और विनय ने गाड़ी का स्टीयरिंग महल की ओर घुमा दिया। उधर वेदिका को जब मासा ने समर के बारे में बताया तो वेदिका चौंक गई। मासा, समर है, हम सबके साथ यहाँ रहेगा। वेदिका ये बात सुनकर परेशान हो गई। मासा ने वेदिका को अपने पास बैठाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वेदिका, समर का अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वेद ने यह फैसला समर की हालत देख कर लिया है। वेदिका परेशान होकर मासा के सीने से लग गई। मासा, अगर समर ने यहाँ आकर फिर से वही हरकतें की तो हम सब परेशानी में पड़ सकते हैं। मासा वेदिका को अपने सीने से लगाए हुए वेदिका के बालों को सहलाते हुए कहने लगी, आप वेद के बारे में अच्छे से जानती हैं कि वो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे कभी नहीं लेते। वेद को इंसान की परख करना अच्छे से आता है और आप तो जानती हैं वेद आपको लेकर कितना पॉजिटिव है। वो आपके लिए हर मुश्किल से लड़ने के लिए हर पल तैयार रहता है। वेदिका मासा से दूर हटकर कहने लगी, मासा, मुझे वेद पर गर्व है। अपने ही दुश्मन को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। मुझे समर के यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है। हम अब समर के स्वागत की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ। तभी वहाँ तारा अपने हाथ में एक अपनी डॉल को पकड़ते हुए सफ़ेद रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनकर एकदम परी जैसी लग रही थी। तारा के पैरों में बंधी पायल के घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर जैसे पूरी कायनात भी झूम उठती। तारा थी तो साल भर की, पर वो बोलती बिल्कुल साफ साफ थी और तारा के काले रेशमी बाल की पोनीटेल जिसमें तारा बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तारा, मम्मा जी, कौन आ रहा है आज यहाँ? आप किसकी बात कर रही हैं? वेदिका ने मुस्कुराते हुए तारा को अपनी गोद में बैठाकर उससे लाड करते हुए कहा, आपके चाचू आ रहे हैं आज यहाँ। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। तारा ने हैरान होकर वेदिका की ओर देखकर अपनी आंखों को मटकाते हुए पूछा, मम्मा जी, चाचू कहाँ से आ रहे हैं? वेदिका ने तारा के गालों को चूमकर कहा, आपके चाचू बीमार थे। आपके पापा और मामू आपके चाचू को अस्पताल से लेकर घर आ रहे हैं। तारा वेदिका से बात करते करते मासा की गोद में जाकर बैठ गई। दादी सा, मैं चाचू के साथ खेलूंगी अब से और उनसे कहानियां भी सुनूंगी, तारा ने मासूमियत से कहा। मासा ने तारा को अपनी आगोश में भर लिया। हाँ, हम भी आपके साथ और आपके चाचू के साथ खेलेंगे। तभी वहाँ माही आ गई। माही, मासा, वो भाई सा की गाड़ी महल के अंदर आ गई है। मासा ने माही से आरती की थाल लाने को कहा तो माही आरती की थाली लेने के लिए चली गई। मासा ने तारा की उंगली पकड़ी और वेदिका को अपने साथ चलने के लिए कहा। वेदिका, मासा चलिए, समर देवर सा का स्वागत करते हैं अपने घर में आने का। मासा, वेदिका, तारा और माही महल के मेन दरवाजे पर खड़े हो गए। वेद, विनय समर के साथ महल के दरवाजे पर खड़े हो गए।
वेद ने पहले मासा को देखा, फिर वेदिका की ओर देखा तो वेदिका ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी तो वेद मुस्कुरा दिया। समर कभी महल को देखता, कभी मासा को तो कभी वेदिका को और माही को। समर असमंजस में था कि वो सच में इस घर का ही है या कोई और है। मासा ने मुस्कुराते हुए समर के सिर पर प्यार से हाथ फिराया तो समर वेद की ओर देखने लगा। वेद ने समर से कहा, समर ये मासा है। समर मासा। समर अब भी असमंजस में था। मासा समर से, बेटा हम आपकी और वेद की मासा हैं, कितने वक्त के बाद आपको देखा है। मासा ने समर को अपने गले से लगा लिया तो समर भी मासा के गले से लग गया। समर की आंखों में अब सुकून नजर आ रहा था। उसे मासा की ममता से भरे स्पर्श से ठंडक मिल गई और समर ने मुस्कुराते हुए मासा को कसकर अपने गले लगाकर मासा को मासा कहा तो मासा की आंखें भर गईं। मासा ने वेदिका को समर की आरती उतारने के लिए कहा। वेदिका ने मुस्कुराते हुए समर का तिलक किया तो समर फिर से वेद को देखने लगा तो वेद ने समर से कहा, ये तुम्हारी भाभी सा है, यानी मेरी पत्नी वेदिका है। वेदिका ने मुस्कुराते हुए समर की आरती उतार कर कहा, आपका आपके घर में स्वागत है देवर सा। वेद वेदिका को प्यार से देख रहा था तो वेदिका ने वेद को देखकर अपनी आंखें विंक कर दी तो वेद वेदिका की इस हरकत पर हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। समर ने पहले मासा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर वेदिका के पैर छुए तो वेदिका ने समर के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। वेद ने माही को अपने पास बुलाया और समर से कहा, ये मेरी और तुम्हारी इकलौती बहन माही है। माही ने भी समर का स्वागत किया। समर ने माही के सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। वेद ने फिर समर को विनय से मिलाया। तुम इनसे तो मिल चुके हो समर, ये विनय है। कहने को तो ये मेरे पिए हैं, पर मैं इनके बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। विनय वेद की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तारा वेदिका के पीछे छिपकर समर को देख रही थी। तभी तारा एकदम से समर की तरफ अपने नन्हे पैरों से दौड़ी हुई आई और समर की टांगों को पकड़कर खड़ी हो गई। समर और बाकी सब तारा को देखकर चौंक गए। तारा अपना चेहरा ऊपर उठाकर समर को देखकर कहने लगी, चाचू अब आपकी तबीयत कैसी है। नन्ही तारा की बातें सुनकर सब मुस्कुरा दिए। समर ने वेद की ओर देखा। वेद ने अपनी जान अपनी तारा को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करते हुए समर से कहा, ये हमारी जान मेरी और वेदिका की बेटी तारा है। समर तारा को देखकर मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाए दी तो तारा एकदम से समर की गोद में चली गई। तारा भी समर की गोद में मचलते हुए चहकने लगी। माँ सा ने समर को महल के अंदर ले आई। समर तारा दोनों एक दूसरे से बातें करने में मशगूल हो गए और बाकी सब समर तारा को देखकर मुस्कुराने लगे। वेद ने विनय को वहीं रहने के लिए रोक दिया। रात को सबने डिनर किया, फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। वेद ने विनय को समर के साथ रुकने के लिए कहा था तो विनय समर के साथ उसके कमरे में रुक गया। वेद ने एक बार समर को उसके कमरे में जाकर देखा तो समर विनय दोनों सो रहे थे। फिर वेद अपने कमरे में आ गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वेदिका इंतजार कर रही थी। वेद ने मुस्कुराते हुए वेदिका की ओर देखा तो वेदिका ने अपनी बाहें फैला दी। वेद वेदिका की बाहों के आगोश में जाकर वेदिका के सीने पर अपना सिर रखकर लेट गया। वेदिका वेद को आगोश में लेकर लेटी हुई थी और अपने हाथों की उंगलियों को वेद के बालों में घुमा रही थी। वेद ने वेदिका को कसकर पकड़ रखा था। वेदिका वेद ने वेदिका को आवाज लगाई, वेदिका। वेद, आपको समर के यहाँ रहने से कोई परेशानी तो नहीं है। मैं आपसे बिना पूछे समर को यहाँ ले आया। वेद ने वेदिका के सीने पर अपना सिर रखे हुए कहा। वेदिका ने वेद के बालों को चूम लिया और वेद को कसकर पकड़ लिया। आपके लिए किसी भी फैसले पर मैं कभी उंगली नहीं उठा सकती हूँ। हाँ, समर के यहाँ आने से पहले मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पर जब समर की आंखें देखी तो समर की आंखें एक छोटे से बच्चे की तरह मासूम दिख रही थी। मुझे समर के यहाँ रहने से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारी तारा कितनी छोटी सी है। अभी भी वो समर को देखकर खुश हो गई। आप निश्चिंत हो जाइए। वेदिका ने दोबारा वेद के बालों को सहला लिया और वेद को अपनी बाहों में और कस लिया। वेद भी वेदिका के और करीब चला गया। वेदिका की गर्दन को किस कर लिया। दोनों एक दूसरे की आगोश में सो गए। अगली सुबह वेद सबसे मिलकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया। वेद ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। वेद को लेने के लिए गाड़ी एयरपोर्ट पहले से ही पहुंच गई थी। वेद जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर आया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद स्ट्रीट वॉल काल्पनिक नाम है जगह का।
वेद की गाड़ी वेद के बहुत बड़े फार्म हाउस के अंदर आ गई। वेद जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला तो वहां काम करने वाले सब लोग वेद को देखकर मुस्कुरा दिए और वेद भी सबको देखकर मुस्कुरा दिया। वेद घर के अंदर गया और एक कमरे की ओर बढ़ गया। वेद ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक रौबदार शख्सियत वाला शख्स खड़ा था जो वेद को देखकर मुस्कुरा दिया। वेद ने भी उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और उनके पास जाकर उनके पैर छुए तो उस शख्स ने वेद को गर्मजोशी से अपने गले लगा लिया। ये अनजान शख्स कोई और नहीं, वेदिका के पापा राजीव थे। राजीव जी ने वेद को कुछ देर अपने गले से लगा लिया। वेद राजीव जी को देखकर, अब आपकी तबीयत कैसी है पापा? राजीव जी ने वेद को खुद से दूर करके कहा, बेटा सिर्फ मेरी आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। राजीव जी उस दिन के बारे में सोचने लगे जिस दिन राजीव जी का एक्सीडेंट हुआ था। राजीव जी का एक्सीडेंट माया ने करवाया था। इसके बारे में राजीव जी को पता चल गया था। राजीव जी सड़क के किनारे घायल पड़े हुए थे। वहां से बहुत सी गाड़ियां गुजरी पर किसी ने भी राजीव जी की मदद नहीं की। फिर उधर से वेद की गाड़ी गुजरी तो वेद विनय की नज़र घायल राजीव जी पर पड़ी तो वेद विनय जल्दी से उनके पास गए और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने पर वेद के कहने पर डॉक्टरों ने राजीव जी का इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने वेद को राजीव जी की क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताया। राजीव जी बेहोश थे पर कुछ देर बाद राजीव जी को होश आया तो उन्होंने डॉक्टर से वेद विनय से मिलने की इच्छा जताई। डॉक्टर ने वेद विनय को इस बारे में बताया तो वेद विनय राजीव जी के पास पहुंच गए। वेद को देखकर राजीव जी ने वेद को अपने हाथ से अपने पास आने के लिए कहा। वेद राजीव जी के पास बैठ गया। राजीव जी वेद को देखकर, मुझे नहीं पता मैं अब बचूंगा या नहीं, मुझे बस अपनी बेटी की फिक्र है। राजीव जी ने वेद को वेदिका और माया के बारे में सब विस्तार से बता दिया। राजीव जी वेद को इल्तिजा करके कहने लगे, मेरी इकलौती बेटी वेदिका को माया से बचा लेना, वरना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी बेटी से शादी कर लेना। वेद राजीव जी की बात सुनकर चौंक गया। उसके लिए अचानक से ये सब करना बहुत मुश्किल था। राजीव जी ने वेद का हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ ये फैसला करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ना ही आप मुझे जानते हैं और ना ही मेरी बेटी को जानते हैं, ना ही हम आपको जानते हैं, पर शायद महादेव का ही कोई इशारा है तभी आप मुझे मिले। वेद ने कुछ सोचते हुए राजीव जी का हाथ पकड़ लिया। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। राजीव जी, आपको मेरे ऑफिस में जाकर काम करना होगा और उन सब पर नजर रखनी होगी ताकि माया खुद ही वेदिका का हाथ आपके हाथ में दे दे। वेद, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगा, बस आप आराम करिए। तभी राजीव जी को एक झटका सा लगा तो वेद ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने राजीव जी को चेक किया तो उन्होंने बताया कि इनकी पूरी बॉडी में पैरालाइज हो गई है। वेद पर अब वेदिका की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वेद को अब राजीव जी को और वेदिका को माया से बचाना था। इसलिए वेद ने विनय की मदद से राजीव जी को अपने ऑस्ट्रेलिया वाले फार्म हाउस पर ठहरने का पूरा इंतजाम कर दिया। 24 घंटे वहां डॉक्टर मौजूद रहते थे। वेद, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? हमारा मिलना महादेव ने तय किया था तो हम कैसे नहीं मिलते? राजीव जी वेद की कही बात पर मुस्कुराने लगे। आप जैसा दामाद पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरी बेटी की जिंदगी को संवार दिया है आपने, वरना उसकी जिंदगी वो माया बिगाड़ देती। आपने बहुत अच्छे से संभाल लिया है उसे, कहकर वेद के एक हाथ को अपने हाथों में भर लिया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, राजीव जी ने वेद की ओर देखकर कहा। वेद, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? राजीव जी, आपने मेरे बिजनेस, मेरी बेटी जिंदगी को संभाला है। मैं अपनी सारी जमीन जायदाद आपके नाम करना चाहता हूँ। वेद ने मुस्कुराते हुए राजीव जी का हाथ अपने हाथ में कस लिया। मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज था। आपके बिजनेस पर मेरा कोई हक नहीं है। आप मुझे माफ कर दीजिए पापा, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। वेद की बात सुनकर राजीव जी खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे। सच में आपके विचार बहुत ऊंचे हैं। विनय सही कहता है, आप देव पुरुष हैं। राजीव जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं विनय को अपनी सारी जायदाद का वारिस बनाना चाहता हूँ। विनय ने मेरी बहुत देखभाल की है। विनय मुझे गैर नहीं अपना लगता है। वेद खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनय बहुत अच्छा लड़का है। इतने साल से विनय मेरे साथ काम कर रहा है। विनय एक खुददार और ईमानदार लड़का है और वेदिका तो विनय को अपना भाई मानती है। हम आज ही इंडिया जाएंगे। मैंने वापसी की 2 टिकट्स बुक करवा दी है। वेद ने विनय को सरप्राइज पार्टी रखने के लिए मैसेज कर दिया। विनय ने भी स्माइली भेज दी।
फिर वेद ने मासा को फ़ोन करके सब बता दिया, पर वेदिका को सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। मासा ने भी स्माइली भेज दी। शाम तक वेद और राजीव जी इंडिया पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वेद ने विनय को बुला लिया। विनय ने राजीव को देखकर उनके पैर छुए और राजीव जी ने भी विनय को गले से लगा लिया। वेद, विनय, आप पापा को अपने साथ लेकर जाइए। और मैंने जो कहा था वो सब हो गया है? विनय, जी हाँ, आज शाम शीश महल में सरप्राइज पार्टी का सारा इंतजाम कर दिया है। वेद, तो ठीक है, शाम को आप पापा को अपने साथ सही वक्त पर लेकर पहुंच जाना। फिर वेद ने मासा को भी पार्टी के बारे में सब बता दिया। फिर वेद महल की ओर आ गया और विनय राजीव जी को अपने साथ लेकर चला गया। शाम का वक्त। मासा वेदिका के कमरे में आ गई। वेदिका अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मासा ने वेदिका को आवाज़ लगाई। वेदिका ने मुस्कुराते हुए मासा को देखा। आप यहाँ मासा? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। मासा, वेदिका फ़ोन आया था, आज शाम को शीश महल में तारा की बर्थडे पार्टी है आज। वेदिका, मासा, ये वेद भी ना मुझे कभी कुछ नहीं बताते हैं। अब देखो अचानक से बर्थडे पार्टी प्लान कर दी है। तारा का बर्थडे तो 2 दिन पहले था और ये आज पार्टी मना रहे हैं। वेदिका ने मुंह बनाकर कहने लगी। मासा वेदिका की बात सुनकर हंसने लगी। कह तो तुम सही रही हो, पर अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी है अब आपका ही है। और बर्थडे पार्टी आज हो या कल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खुशियाँ मनाने का कोई वक्त नहीं होता है, जब चाहे मना लो। वेदिका मासा की बात सुनकर मुस्कुरा दी। मासा, हम तारा, माही और समर पहले चले जाएंगे, आप वेद के साथ आ जाना। वेदिका, मासा, पर वेद तो अभी आए नहीं है। मासा, वो बस थोड़ी देर तक पहुंच जाएगा, आप तारा को तैयार करिए। वेदिका, ठीक है, मैं तारा को तैयार कर देती हूँ। मासा, ठीक है, हम समर माही को भी तैयार होने के लिए कहते हैं। वेद ने हम सबके लिए कपड़े भिजवाए हैं, तारा और आप वही कपड़े पहनना। वेदिका, ठीक है मासा। कुछ देर में मासा ने एक लड़की के हाथों तारा और वेदिका के लिए कपड़े भिजवा दिए। वेद ने तारा के लिए गुलाबी रंग की फ्रिल वाली फ्लोरल ड्रेस भेजी थी। तारा सो रही थी तो वेदिका ने लाड़ लड़ाते हुए तारा को उठाकर उसके हाथ में धुलवाए और फिर उसे तैयार कर दिया और तारा का अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दिया। तारा गुलाबी रंग की ड्रेस में एकदम बार्बी डॉल लग रही थी। तारा, मम्मा जी, आपने मुझे ये नई ड्रेस क्यों पहनाई है? तारा बहुत ही मासूमियत से वेदिका से सवाल कर रही थी। वेदिका ने तारा को प्यार किया। आज आपके पापा ने आपके लिए बर्थडे पार्टी रखी है। आपका जन्मदिन था तो पापा ने आपके लिए जन्मदिन पर पार्टी रखी है। तारा कुछ सोचते, मम्मा जी, मेरा बर्थडे तो निकल गया, फिर आज पार्टी और पापा कहाँ हैं? पापा मुझसे मिलने भी नहीं आए। वेदिका ने तारा को प्यार किया। आपके पापा आपसे पार्टी में मिलेंगे, तब आप पापा से मिल लेना। तभी माही तारा को अपने साथ ले जाने के लिए वेदिका के कमरे में आई तो वेदिका माही को देखती रह गई। माही ने आसमानी रंग की बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। बालों को एक साइड बांध रखा था, आंखों में पतली रेखा काजल थी और कानों में बड़े बड़े बाले पहन रखे थे। माही बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेदिका ने माही को काजल का टीका लगाकर कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वेदिका ने माही के बालों को चूम लिया। माही वेदिका की बात सुनकर शर्मा गई। भाभी, तारा को भेज दीजिए, मासा कह रही हैं। वेदिका ने तारा को माही के साथ भेज दिया। कुछ देर बाद मासा, समर, माही, तारा शीश महल के लिए निकल गई। वेदिका बिल्कुल तैयार थी। वेदिका ने ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिया था। वेदिका ने बस साड़ी पहननी थी। वेदिका ने मांग निकालकर उसे लाल सिंदूर से सजा रखा था। बालों का जूड़ा बनाकर उसे गजरे लगाकर रखा था। गले में मंगलसूत्र और कानों में छोटे छोटे टॉप्स पहन रखे थे। वेदिका साड़ी पहनने लगी और गुनगुनाने लगी। साड़ी पहनते पहनते वेदिका की साड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई। वेदिका की नज़र जब अपनी कमर पर गई तो वेद के ठंडे हाथों ने वेदिका की कमर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वेद के बालों से पानी टपक कर वेदिका के कंधे पर गिर रहा था। वेद नहा कर आया था, ट्राउजर पहना हुआ था और गले में टॉवल डालकर वेदिका को पीछे से हाँक कर लिया। वेदिका पीछे मुड़कर वेद को देखने लगी तो वेद ने वेदिका को अपनी बाहों में और भी कस लिया और वेदिका के कंधे पर अपना चेहरा रख लिया। वेद ने वेदिका के गले में एक गोल्ड चेन पहनाई जिसमें एक डायमंड का छोटा सा पेंडेंट था। वेदिका वेद को देखकर हैरत में पड़ गई। वेदिका दोनों आईने के सामने खड़े थे। वेदिका ने अपने गले में गोल्ड चेन को देखकर वेद से कहा, आप कब आए और ये तोहफा किस लिए? वेदिका की गर्दन को चूमते हुए कहने लगा, जब आप गुनगुना रही थी तब मैं आया और तोहफा देने के लिए कोई वजह नहीं देखी जाती। आप मेरी पत्नी हैं,
तो मैं आपको कभी भी तोहफा दे सकता हूँ। वेदिका, पर आप चोरों की तरह क्यों आते हैं? एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वेद ने अपने गले से टॉवल निकालकर एक तरफ फेंक दिया और वेदिका को अपनी ओर घुमा लिया। वेद ने वेदिका को अपने करीब कर लिया और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लिया। आप जब तैयार हो रही थी तब मैं चुपके से कमरे में आ गया था। वैसे आप बहुत अच्छा गा लेती हैं। आप में ये गुण भी है, मुझे मालूम ही नहीं था। वेद ने वेदिका के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फिराया। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मन कर रहा है आपको जी भर कर प्यार करूं, कहकर वेदिका के होठों पर अपने होठ रखने लगा। तो वेदिका ने वेद के होठों पर अपनी हथेली रख दी। वेद जी, आप शायद भूल गए हैं कि आपने अपनी जान अपनी बेटी के लिए बर्थडे पार्टी रखी है और आप यहाँ इश्क फरमा रहे हैं। अपने जज्बातों पर थोड़ा काबू रखिए। वैसे भी तारा आपसे बहुत नाराज है। कह रही थी मेरे पापा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। वेद ने वेदिका की निर्वारण कमर पर अपने ठंडे हाथ रख दिए तो वेदिका सिहर उठी। वेदिका को अपने बिल्कुल करीब करके वेद ने वेदिका के गाल कस कस चूम लिए। आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जान अपनी बेटी को मना लूंगा, पर उससे पहले मुझे अपनी बेटी की मम्मा से प्यार करना है। आप मुझे पहले प्यार करेंगे, फिर बाकी बातें बाद में होगी। वेद की बातें सुनकर वेदिका की आंखें बड़ी हो गई। नहीं, अभी ये सब करने का वक्त नहीं है। पार्टी में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहकर वेदिका खुद को वेद की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो वेद ने वेदिका को खुद से बिल्कुल सटाकर वेदिका को तब तक किस करता रहा जब तक वेदिका ने वेद को नहीं किया। वेदिका भी वेद के करीब होती चली गई। वेदिका को वेद के भीगे बदन से खुशबू आ रही थी और वो वेद के एहसास में डूबती जा रही थी। वेदिका ने वेद को जी भरकर प्यार किया। दोनों कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग हुए तो वेदिका वेद को देखकर शर्मा गई और वेद के सीने में खुद को छुपा लिया। वेद ने वेदिका को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वेद कुछ देर बाद एक दूसरे से अलग हो गए। वेदिका अपनी साड़ी बांधने लगी तो वेद ने वेदिका की साड़ी अपने हाथों में ले ली। वेद, लाइए मैं बांध देता हूँ साड़ी। वेदिका अपनी नज़रें झुकाकर कहने लगी, मैं खुद बांध लूंगी, नहीं तो आप मुझे परेशान करेंगे। वेद हंसते हुए, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, कहकर वेदिका को साड़ी पहनाने लगा। कुछ देर बाद वेद ने वेदिका को साड़ी पहना दी। वेदिका खुद को आईने में देखने लगी। वेदिका वेद को देखकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों तैयार हो गए। वेद ने ब्लैक विथ ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पहना था। हवा से उड़ते बाल, एक हाथ में स्टाइलिश घड़ी पहन रखी थी। दोनों तैयार होकर शीश महल चले गए। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। दोनों जब पार्टी में पहुंचे तब सब वेदिका को देखने लगी। तारा समर की गोद में थी। चाचू मम्मा पापा आ गए हैं। समर ने ग्रे कलर की 3 पीस सूट पहना हुआ था, एकदम डैशिंग लग रहा था। समर, तारा, वेदिका को देखकर उनके पास चले गए। समर ने तारा को वेद को दे दिया तो वेद ने तारा को अपनी गोद में उठाकर तारा को बर्थडे विश किया। तारा, पापा आप कहाँ गए थे? वेद ने प्यार से तारा के बालों को चूमा। मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गया था। तारा गिफ्ट का नाम सुनकर हो गई। पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है? वेद ने तारा को एक बहुत ही सुंदर सी डॉल पकड़ाते हुए कहा, यह आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट है। तारा वेद की गोद से उतरकर डॉल अपने हाथ में ली और मासा के पास अपना गिफ्ट दिखाने के लिए चली गई। तभी एकदम से पैलेस में लाइट चली गई। वेदिका ने वेद का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी वेदिका के कानों में किसी की आवाज पड़ी, वेदिका बेटा। वेदिका उस आवाज को सुनकर चौंक गई। वेद ने वेदिका का हाथ छोड़ दिया। वेदिका उस आवाज को सुनकर पहचान गई। पापा, कहकर उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। तभी एक स्पॉटलाइट शीश महल के मेन दरवाजे पर पड़ी तो वहां विनय के साथ राजीव जी मुस्कुराकर वेदिका को देख रहे थे। वेदिका बेटा। राजीव जी ने फिर से वेदिका को देखकर उसका नाम पुकारा। वेदिका ने जब स्पॉटलाइट में राजीव जी को देखा तो वेदिका आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वेदिका एक जगह जड़ हो गई। वेदिका को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या उसका कोई भ्रम है। वेदिका बस रोई जा रही थी। विनय राजीव जी को वेदिका के पास ले आया। विनय ने अपॉइंट कलर विथ स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट पहना हुआ था। राजीव जी ने वेदिका को फिर से उसका नाम लेकर पुकारा और अपनी बाहें फैला दी तो वेदिका रोते हुए अपने पापा की बाहों में समा गई। वेदिका, पापा कहकर राजीव जी के सीने से चिपक गई। वेदिका के मुंह से पापा के अलावा और कोई शब्द नहीं निकला। गला रूंध गया। पैलेस में मौजूद हर इंसान वेदिका और राजीव जी को हैरानी से देख रहे थे। राजीव जी ने वेदिका को अपने सीने से लगाकर वेदिका के बालों को चूम लिए। वेदिका रोते हुए, पापा
आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेदका की आंखें आज बस बरस रही थी। राजीव जी ने बेदका को खुद से दूर कर दिया और उसके आंसू पोंछे। फिर वेद को देखकर राजीव जी ने अपनी आप बीती सबको सुना दी। पैलेस में मौजूद हर इंसान की राजीव जी की आप बीती सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजीव जी बेदका को अपने साथ लेकर मासा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहन जी, आपका बेटा सच में महादेव का दूसरा रूप है। वेद की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दी है वेद ने। मैं 7 जन्म लेकर भी वेद का कर्ज नहीं उतार पाऊंगा। मासा ने राजीव जी के सामने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। भाई साहब, खुश नसीब तो हम हैं कि वेदिका जैसी गुड़ी लड़की हमारे घर की बहू बनी। राजीव जी ने तारा को देखा जो समर की गोद में थी, तो तारा को अपने पास बुलाया। समर तारा को राजीव जी के पास ले गया। समर ने तारा को राजीव जी को दिया तो उन्होंने तारा को अपनी गोद में उठा लिया। तारा राजीव जी को अपनी आंखें गोल गोल करके देखने लगी तो राजीव जी ने तारा से कहा कि बेटा, मैं तुम्हारा नाना हूँ, आपकी मम्मी का पापा। फिर तारा ने वेद की ओर देखा तो वेद ने तारा से कहा, तारा, ये आपके नाना जी हैं। तारा ने राजीव जी की ओर मुस्कुरा कर देखा। वेद की नज़र वेदिका पर पड़ी तो वेदिका की आंखें आंसू से लबलबा भरी हुई थी। वेदिका आंसू भरी आंखों से वेद को देख रही थी, फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाकर खड़ी हो गई। वेद वेदिका के दिल का हाल समझ रहा था। कुछ देर बाद सबने तारा के साथ मिलकर केक काटा। वहां मौजूद हर इंसान ने तारा को गिफ्ट दिया। समर ने तो तारा के लिए गोल्ड चैन ली थी जो उसके गले में पहना दी। माही और मासा ने तारा के लिए बहुत सुंदर ड्रेस ली। विनय तारा के लिए बहुत बड़ा सा टेडी बियर और ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आया था। मासा ने पार्टी में मौजूद हर इंसान के सामने समर को अपना बेटा बनाकर सबसे मिलवाया। ये हमारा छोटा बेटा समर है। इसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये कोमा में चला गया था। अभी बिल्कुल ठीक है। सबने तालियां बजाकर समर का स्वागत किया। राजीव जी ने भी सबके सामने विनय को अपना वारिस बनाकर सबके सामने ये बात रखी तो विनय ये बात सुनकर चौंक गया। विनय राजीव जी से, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं और आपका वारिस? मैं इस लायक नहीं हूँ अंकल। राजीव जी ने विनय के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। आप किस लायक हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे आप में अपना बेटा नजर आता है। राजीव जी ने वेदिका को देखकर उसकी राय जानी तो उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वेदिका इस वक्त कुछ कहने की हालत में नहीं थी। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। वेदिका अपने पापा के पास बैठी हुई थी और वेद उसी गाड़ी में अगली सीट पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद सब महल पहुंच गए और मासा माही अपने साथ तारा को लेकर चली गई। समर बिना ही एक कमरा शेयर करते थे। वेदिका अपने पापा के साथ थी तो वेद ने दोनों को अकेला छोड़कर जाना ठीक समझा। वेद अपने कमरे में कपड़े बदलकर खिड़की के पास खड़ा था। वेदिका अभी भी अपने पापा के साथ थी। वेद को वेदिका के बिना बहुत अजीब सा लग रहा था, पर वो राजीव जी और वेदिका को अकेले रहना देना चाहता था। वेद ने अपनी टी शर्ट खोलकर एक तरफ रख दी और पेट के बल होकर लेट गया। कुछ देर बाद वेद को नींद आ गई। वेद को अपनी पीठ पर कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा तो उसने अपनी गर्दन अपनी पीठ की तरफ घुमाई तो वेदिका वेद की पीठ पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। वेद ने वेदिका पर अपना एक हाथ रखा और वेदिका को लेकर रोल हो गया। वेद ने वेदिका का सिर अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। वेदिका अब भी रोए जा रही थी तो वेद ने वेदिका का चेहरा ऊपर उठाया तो वेदिका की आंखों में आंसू अभी भी थे। आप इतनी क्यों रो रही हैं? आपके पापा आपके पास वापस आ गए हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। वेदिका ने रोते हुए वेद को देखा पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी अभी। वेद ने वेदिका को रोल किया और वेदिका के ऊपर झुक गया और वेदिका को प्यार कर लिया। वेदिका के अंदर जज्बातों का सैलाब उमड़ पड़ा। वेदिका वेद को बेतहाशा चूमने लगी। वेदिका ने शर्म लिहाज के पर्दे को गिराकर वेद को टूट कर प्यार किया। वेदिका की आंखें अब भी बरस रही थी। वेदिका ने वेद के होठों को डीप किस करती गई। वेद वेदिका की भावनाओं को समझ रहा था, इसलिए वेद भी वेदिका का साथ दे रहा था। दोनों एक ही चादर में एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और एक दूसरे को एहसास करवा रहे थे कि दोनों एक दूसरे को बेहिसाब इश्क करते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर सुकून से सो गए। सुबह वेदिका की आंखें जल्दी खुल गईं। वेदिका को प्यार से देख रही थी। वेदिका वेद के बाह के तकिए पर अपना सिर रखकर वेद को निहार रही थी। वेद के बालों से वेद का माथा ढका हुआ था। वेदिका ने वेद के माथे पर से उसके बाल हटाए। वेदिका वेद के और करीब चली गई और वेद के सीने से चिपक गई और खुद को वेद के सीने में छुपा लिया।
वेद ने नींद में ही वेदिका को अपनी बाहों में कस दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। समर पूरी तरह वेद के परिवार में हिल मिल गया। वेद समर अब बिजनेस को मिलकर संभालने लगे। विनय ने आधिकारिक तौर पर राजीव जी के बिजनेस और घर परिवार को संभाल लिया। 5 महीने बाद वेदिका कुछ काम कर रही थी, तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। मासा ने जल्दी से वेद को आवाज लगाई तो वेद जल्दी से वहां पहुंच गया जहां मासा थी। मासा, वेदिका को जल्दी से अपने कमरे में ले जाइए, हम डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं। वेद ने जल्दी से वेदिका को अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया। तभी डॉक्टर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वेद को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर आई। बधाई हो आप सबको, वेदिका जी माँ बनने वाली है। वेदिका 2 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। माँ सानी दोबारा से दादी बनने वाली ही थी, इसलिए उन्होंने घर में जश्न मनाने की तैयारी करने के लिए माही और समर को जिम्मेदारी सौंप दी। सब वेदिका को बधाई देने के लिए उसके पास चले गए। वेदिका सबको देखकर शर्माने लगी। माँ सा ने वेदिका का सर चूमा। वेदिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप फिर से माँ बनने वाली हैं। माही वेदिका के गले से लग गई। भाभी साहब, मैं फिर से बुआ बनने वाली हूँ। वेदिका ने माही के गाल थपथपा दिए। समर वेदिका के पैरों के पास बैठ गया। भाभी साहब, थैंक यू। पहले तारा जैसी नन्ही सी गुड़िया का चाचू बनाया है, अब दोबारा मुझे चाचू कहने वाला आने वाला है या कहने वाली आ रही है। फिर वेद के गले से लग गया। भाई साहब, आप दोबारा से पापा बनने वाले हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। वेद ने एक बार प्यार से वेदिका की तरफ देखा तो वेदिका शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। वेद ने समर की पीठ थपथपाई। तुम भी चाचू बन गए हो। तारा सोचने वाली मुद्रा में खड़ी हो गई। उसने वेद को देखकर कहा, पापा, मम्मी जी को क्या हुआ है? डॉक्टर आंटी यहाँ क्यों आई थी? वेद ने तारा को अपनी गोद में उठाया। आपके साथ खेलने के लिए आपकी बहन या भैया आ रहे हैं। तारा वेद की गोद से उतर गई और वेदिका के पास जाकर वेदिका के पेट पर अपना हाथ फिराने लगी। मम्मा जी, मुझे भैया चाहिए, मैं भी उसे राखी बांधूंगी जैसे मम्मा जी मामू जी को राखी बांधती हैं। तारा की मासूमियत भरी बातें सुनकर सब मुस्कुरा दिए। वेदिका तारा की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। वेद वेदिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वहां विनय और राजीव जी भी आ गए। राजीव जी ने वेदिका और वेद को एक साथ दोनों को अपने गले से लगा लिया। बहुत बहुत बधाई हो आपको जमाई साहब और वेदिका, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं फिर से नाना बनने वाला हूँ और मैं मामा कहकर विनय ने वेदिका के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और विनय वेद के गले से लग गया। विनय, बहुत बहुत बधाई हो आपको। वेद ने विनय को अपने गले से लगा लिया। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो मामा साहब। वेदिका ने मासा को देखकर कहा, मासा, मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे वो चीज़ देंगी? मासा वेदिका के पास बैठ गई और वेदिका के बालों को सहलाने लगी। क्या चाहिए आपको? हम आपको वो सब देंगे जो आपको चाहिए। वेदिका ने मुस्कुराते हुए पहले राजीव जी, विनय को देखा, फिर माही को देखा। मासा, मुझे माही चाहिए। सब वेदिका की ओर हैरानी से देखने लगे। मासा ने वेदिका को हैरत से देखा। आप कहना क्या चाहती हैं? माही तो आपकी ही है। वेदिका ने माही को अपने पास बुलाया और विनय को भी अपने पास बुलाया। माही और विनय वेदिका के पास आ गए। वेदिका ने विनय का हाथ माही के हाथ में रखकर मासा को देखकर कहा, मैं माही को अपने विनय भैया के लिए मांगती हूँ। माही विनय एक दूसरे को देखने लगे। मासा वेदिका की बात सुनकर मुस्कुरा दी। विनय को देखकर मुस्कुराकर देखने लगी। राजीव जी को देखकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हम अपनी माही के लिए आपके बेटे का हाथ मांगते हैं। राजीव जी हाथ जोड़कर, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपकी छाया हमारे घर में आएगी। मासा ने माही और विनय को देखकर उनकी मर्जी पूछी तो माही वहां से शर्मा कर वहां से चली गई और विनय अपना सिर झुकाकर मुस्कुराने लगा। मासा, तो ठीक है, आज ही हम पंडित जी को बुलाकर शादी की मुहूर्त निकलवाते हैं। आज सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सब थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। तारा को भी अपने साथ ले गए। वेद वेदिका अब अकेले थे। वेदिका ने अपनी बाहें फैलाई तो वेद वेदिका के सीने से जाकर लग गया। वेदिका ने वेद को अपनी बाहों में कस दिया। वेदिका, वेद, आपने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। आपको कान्हा जी ने मेरी ज़िंदगी में भेजकर मेरी ज़िंदगी में प्यार भर दिया है। बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। अब तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे यूं ही प्यार करते रहना। मैं अपनी आखिरी सांस आपकी बाहों में लेना चाहती हूँ। वेद ने वेदिका के चेहरे की तरफ देखा और वेदिका के चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगा। आपके बिना मैं भी अधूरा हूँ। आपसे एक सांस ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। वेदिका ने वेद के चेहरे को पकड़कर वेद के होठों पर अपने होठ रख दिए। दिन बीतने लगे। विनय माही का शादी का मुहूर्त निकलवाया। वेदिका को 7वां महीना शुरू हो गया।
इसी दौरान विनय माही की शादी बहुत धूमधाम से कर दी। माही विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वेदिका को 9वां महीना शुरू हो गया। तारा अब 2 साल की होने वाली थी। वेद का प्यार परवान चढ़ रहा था। वेदिका ने एक ढीली टी शर्ट पहन रखी थी। वेद लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वेद को देखकर अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करने लगी। बेटा, आपके पापा के पास हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ना तो आपसे बात करते हैं, ना ही आपकी मम्मा से। मुंह बनाकर कहने लगी, आप जब इस दुनिया में आएंगे ना, तो आप इनसे बिल्कुल बात मत करना। हम तारा और आप बस इनको संभाले दो अपना बिजनेस, कहकर बेड पर वेद की तरफ पीट करके लेट गई। वेदिका की बात सुनकर हंसी आ गई। वेद ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और आकर वेदिका के पीछे बैठ गया। वेदिका के पेट पर हाथ रखने लगा तो वेदिका ने वेद को हाथ झटक दिया। वेदिका, आपसे कोई बात नहीं करनी है मुझे, जाइए अपना काम करिए। वेद ने वेदिका को अपनी तरफ किया तो देखा वेदिका की आंखें नम थी। तारा भी वहीं सो रही थी। वेद ने वेदिका को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी गालों को चूमने लगा। सॉरी यार, गलती हो गई, काम में कुछ ज़्यादा व्यस्त हो गया था, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वेदिका ने वेद की गर्दन में खुद को छुपा लिया। ये अच्छा है, पहले रुलाओ फिर सॉरी बोलो। वेद ने वेदिका को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बेड पर बैठ गया। वेद ने वेदिका के पेट पर प्यार से हाथ फिराया और वेदिका के पेट पर झुककर वेदिका के पेट को अनगिनत बार किस किया। सॉरी बच्चा, आपके पापा से गलती हो गई। आपके पापा आपसे और आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते हैं, कहकर वेदिका की गर्दन को चूम लिया। वेद ने अपनी एक बाह पर वेदिका का सिर रख लिया और दूसरी तरफ तारा को अपनी आगोश में भर लिया। वेद दोनों को अपने सीने से लगाकर सो गया। कुछ दिनों बाद वेदिका की डिलीवरी हो गई। वेदिका ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम वेदांत रखा। महल में चारों ओर खुशियां ही खुशियां भर गईं। माही भी 1 महीने की गर्भवती थी। कुछ साल बाद समर की शादी भी हो गई। समर और सलोनी को जुड़वा बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। माही विनय का एक बेटा था। वेदिका वेद, तारा वेदांत, माही विनय यश, समर सलोनी यशस्वी जय। सबकी जिंदगी में खुशियां भर गईं। वेदिका अपने कमरे में थे। आज घर में बहुत बड़ा जश्न था। वेद विनय समर का बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। वेदिका तैयार हो रही थी। वेदिका ने अपने ब्लैक कलर की बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। वेदिका को शरारत से देख रहा था और उसके पास चला गया। वेदिका को परेशान करने लगा, कभी वेदिका की गर्दन, तो कभी पीठ, तो कभी चेहरा, तो कभी कमर, कभी हाथों को प्यार कर रहा था। वेदिका खींचते हुए, आप 2 बच्चों के बाप बन गए हैं, पर आप भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। वेदिका वेद से दूर जाने लगी तो वेद ने वेदिका को उसकी कलाई पकड़कर अपने करीब कर लिया। 2 बच्चों का बाप बन गया हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी बीवी से प्यार ना करूं, कहकर वेदिका के लबों को किस करने लगा। वेदिका भी वेद के इश्क के रंग में पूरी तरह रंग गई और वेद को प्यार करने लगी। वेद ने वेदिका को अपने गले से कस कर लगा लिया। आई लव यू वेदिका, लव यू टू वेद। वेद ने वेदिका को कसकर अपने बाहों पास में समा लिया। स्पेशल पार्ट, समर सलोनी की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आए थे। दोनों के बीच एक अनदेखी दीवार थी। सलोनी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। मासा ने सलोनी को मंदिर में देखा था। सलोनी मासा की आंखों को भा गई और मासा ने समर के लिए सलोनी का हाथ उसके चाचा चाची से मांग लिया। सलोनी के माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। सलोनी के दूर के चाचा चाची ने सलोनी की शादी समर से करवाई थी। सलोनी समर के कंधे तक आती थी। सलोनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कमर तक लहराते खूबसूरत सुनहरी बाल, बड़ी बड़ी आंखें, काजल से सनी हुई। समर दिन रात बस बिजनेस में ही डूबा रहता था और ये बात सलोनी के दिल पर लग जाती थी। सलोनी समर के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। सलोनी एक दिन अकेली गुमसुम अपने कमरे में बैठी हुई थी। वेदिका समर के कमरे के सामने से गुजरी तो वेदिका ने सलोनी को उदास देखा तो उसके पास चली गई। वेदिका ने सलोनी के कंधे पर हाथ रखा तो सलोनी चौंक गई। सलोनी, जीजी आप यहाँ? वेदिका ने सलोनी के चेहरे को पढ़ लिया था। सलोनी की आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी। सलोनी, तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हारे और देवर शाह के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? सलोनी रोते हुए वेदिका के गले से लग गई। जीजी, उनकी और मेरी शादी जबरदस्ती हुई है क्या, जो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है? हम साथ होकर भी साथ नहीं हैं। एक फासला है हमारे दरमियान। मैं उनके प्यार के लिए तरस रही हूँ, कहकर वेदिका के गले से लग गई।
वेदिका सलोनी के बालों को सहलाने लगी। वेदिका ने सलोनी को खुद से दूर किया। सलोनी की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, सलोनी, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर देवर साहब तुम्हारे करीब नहीं आते हैं तो तुम उनके करीब जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। बच्चों की तरह रोने की जरूरत नहीं है। उन्हें तुम्हारी कदर भी होगी और तुम्हारी कमी भी खलेगी। सलोनी हैरान होकर वेदिका को देखने लगी। जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेदिका ने मुस्कुराते हुए सलोनी का गाल थपथपा दिए। देवरानी साहब, आपके पति अब आपको ढूंढते हुए खुद आएंगे और आपको अपनी बाहों में भरकर कहेंगे, प्रिय, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना तुम्हारा बलमा बैरागी हो गया था। वेदिका ने नौटंकी करते हुए कहा तो सलोनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों देवरानी जिठानी बातें कर रही थी, तभी वहां मासा भी आ गई। मासा, क्या बात है? आज दोनों बहनें मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रही हैं? मासा दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। वेदिका हंसते हुए मासा के पास आकर उनके गले में अपनी बाहें डालकर खड़ी हो गई। मासा, खिचड़ी तो हमने पका ली है, बस उसे परोसना बाकी रह गया है और ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता है। वेदिका मासा को देखकर शरारत से मुस्कुरा रही थी। मासा आश्चर्य से वेदिका को देखने लगी। अब आप हमसे क्या करवाने वाली हैं? वेदिका ने मासा को समर सलोनी की सारी बात बता दी। मासा और वेदिका एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाती थी। वेदिका मासा से अपनी हर बात शेयर करती थी। मासा ने जब समर सलोनी की बात सुनी तो मासा सलोनी के पास बैठ गई। सलोनी के सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगी। सलोनी, हमने आपको दिल से अपनी बेटी माना है। आप और वेदिका हमारे लिए एक समान है। समर को तो हम सीधा करते हैं। मासा ने वेदिका और सलोनी को अपने पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा तो वेदिका मासा को हाई फाई देकर कहने लगी, मासा, ये काम तो आप ही कर सकती हैं। हम देखते हैं समर और वो आपके बड़े नवाब साहब आजकल बिजनेस में ही डूबे रहते हैं। उनको अब पता चलेगा जब एक छत के नीचे रहते हुए भी मियाँ बीवी एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाते हैं तो दिल पर क्या बीतती है। वेदिका मुंह बनाकर कहने लगी। सलोनी मासा और वेदिका की बॉन्डिंग देखकर खुश हो रही थी। मासा ने सलोनी वेदिका को हिदायत देते हुए कहा, जैसे हमने कहा है वैसे ही करना आप दोनों ने। मासा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वेदिका सलोनी माही ने वैसे ही किया जैसे मासा ने कहा। रात को जब वेद समर घर आए और अपने कमरे में गए तो वहां ना तो वेदिका थी और ना ही सलोनी। वेद समर अपने अपने कमरे में अपनी अपनी बीवियों को ढूंढने लगे पर दोनों गायब थी। उधर विनय का भी यही हाल था। माही ने राजीव जी को सब कुछ बता दिया तो राजीव जी ने माही को माँ सा से बात करने के लिए कहा। माही ने माँ सा से अपनी परेशानी शेयर की तो माँ सा ने माही को अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला लिया। माही ने राजीव जी को माँ सा से हुई सारी बातें बता दी तो राजीव जी ने माँ सा की बात पर सहमति जताई और माही को माँ सा के पास रहने के लिए कुछ दिन के लिए भेज दिया। वेद समर अपनी बीवियों को पूरे महल में ढूंढ चुके थे पर माँ सा के कमरे में नहीं गए। वेद समर को देखकर, वेदिका का पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरा महल में ढूंढ लिया पर पता नहीं कहाँ चली गई है। वो तो मुझे बताए बिना कहीं जाती नहीं है। समर आश्चर्य होकर, मतलब भाभी साहब भी अपने कमरे से गायब हो गई हैं? वेद अब हैरान होने की बारी वेद की थी, मतलब सलोनी भी गायब है? समर ने मुंह बनाकर हाँ में सिर हिलाया। तभी वेद का फोन बजने लगा। वेद ने फोन देखा तो विनय का नंबर वेद के फोन पर स्क्रीन पर हो रहा था। वेद ने अपने फोन में वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। वेद घबरा गया और जल्दी से फोन उठाया। विनय, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? विनय, माही पता नहीं कहाँ चली गई है। वेद ने सुना तो वो हैरान हो गया, क्या माही भी गायब है? आपने घर में देखा? विनय, पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिली। पापा को पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं है। समर ने इशारे से वेद को पूछा, क्या हुआ? वेद ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। विनय साहब, हमारी बीवियां भी गायब हैं। विनय ने सुना तो वो हैरान हो गया, गायब हो गई है मतलब? तीनों एक साथ कहाँ चली गईं? आपने मासा से पूछा? उनको जरूर पता होगा वो कहाँ गई हैं। समर, विनय सर, हाँ, मासा तीनों के बहुत करीब है। हमसे ज्यादा तो मासा अपनी बहुओं से प्यार करती हैं। वेद, विनय साहब, मैं पता करके आपको बताता हूँ। विनय, आप मुझे जरूर बताना, अब फोन रखता हूँ। वेद ने फोन बंद किया। समर को माँ सा के पास चलने के लिए कहा। समर, भाई साहब, मासा सो रही होंगी अभी, उनको इस वक्त डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। वेद कुछ सोचते हुए, बात तो तुम्हारी सही है पर माँ सा से बात किए बिना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। माँ सा ही जानती हैं वेद का सलोनी माही कहाँ है। समर, आप ठीक कह रहे हैं, चलिए
जल्दी मासा के पास। दोनों जल्दी से मासा के कमरे की तरफ बढ़ गए, पर दरवाजे पर दस्तक देने से दोनों डर रहे थे। पर वेद ने हिम्मत करके दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। दोनों मासा के कमरे में चले गए। मासा ने अपने चेहरे को अपने एक हाथ की कोहनी से ढका हुआ था। मासा ने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा था। मासा जानती थी कि वेद समर उनके पास वेद का सलोनी माही का पता जानने के लिए जरूर आएंगे कि वो तीनों कहाँ पर हैं। वेद समर एक दूसरे को देख रहे थे, पर समर ने वेद को इशारा किया कि मासा से पूछे। वेद ने दूर से मासा को आवाज लगाई, मासा। तो मासा एकदम से उठ गई। मासा नाटक करने लगी, अपनी आंखों को मसलते हुए मासा समर वेद को देखने लगी। आप दोनों यहाँ इस वक्त? वेद, मासा, वेद का और सलोनी अपने कमरे में नहीं है, और विनय का फोन आया था कि अभी माही भी अपने घर पर नहीं है। पता नहीं सब एक साथ कहाँ चली गई हैं। मासा, समर वेद को देखने लगी। हमें नहीं पता है तीनों कहाँ हैं। मासा ने दोनों को नकली गुस्सा करते हुए कहा, अगर हमारी बेटियों को कुछ भी हुआ ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप दोनों ने जरूर कुछ किया होगा जो वो यहाँ से बिना बताए कहीं चली गई हैं। हमें भी बताकर नहीं गई हैं। जाइए ढूंढिए उनको। वेद समर एक दूसरे को देखने लगे और मासा के कमरे से बाहर आ गए। मासा वेद समर की हालत देखकर बेआवाज हंसती। वेद ने विनय को भी सब बता दिया। वेद समर विनय को अब चिंता होने लगी। तारा वेदांत भी उनके साथ थे। दिन बीतते बीतते 2 हफ्ते गुजर गए। समर, वेद, विनय की हालत अब खराब हो गई। तीनों को एहसास हो गया कि उन्होंने सिर्फ बिजनेस देखा है और अपने परिवार को भूल गए। माँ साहब वेदिका, माही, सलोनी तीनों को वेद, समर, विनय का हाल बताती रहती थी। अब वेदिका, सलोनी, माही को भी अपने अपने पतियों की याद आने लगी थी, पर माँ सा ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि जब तक उन तीनों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, तब तक वेदिका, माही, सलोनी वहीं रहेंगी जहाँ रह रही हैं। अब सबकी हालत खराब होने लगी। एक दूसरे को देखे बिना चैन किसी को नहीं पड़ रहा था। वेद अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपने बेड की दूसरी ओर देखने लगा जहाँ वेदिका सोती थी। वेद उस तरफ मुंह करके बेड के उस हिस्से पर आंखों में आंसू लिए अपना हाथ फिराने लगा। एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो वेदिका, मैं आपको अब खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। आई मिस यू सो मच। प्लीज वापस लौट आओ और मत सताओ मुझे। समर का भी यही हाल था। माफ कर दो सलोनी मुझे, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, बस खुद में ही बिजी रहा। बस एक बार वापस लौट आओ मेरे पास, तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। विनय, माही, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने, बस मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़ गई। आ जाओ मेरे पास वापस, यार नहीं जिया जा रहा है तुम्हारे बिना। माँ सा से अब तीनों की हालत नहीं देखी गई, तो माँ सा ने बेदका, सलोनी, माही को वापस महल में बुला लिया, पर बेद, समर, विनय को इस बारे में कुछ नहीं बताया। माँ सा ने बेदका, सलोनी, माही को एक एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, आप सबके पतियों को अब आपकी अहमियत पता चल गई है। अब हम उन्हें आप सबके लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं। आप सब अच्छे से तैयार हो जाइए और अपने अपने पतियों को एहसास करवाइए कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जितना जरूरी पैसा होता है जिंदगी में, उतना ही जरूरी परिवार भी होता है। आप सबके चेहरे भी देखिए कैसे उतर गए हैं। जाइए, जाकर अच्छे से तैयार हो जाइए और अपनी जिंदगी में प्यार के रंग भरिए। वेदिका, सलोनी, माही मासा के गले लग गई। मासा आप बहुत अच्छी हैं। काश दुनिया की हर सास और बहू के रिश्ते में प्यार और अपनापन भर जाए, ताकि दुनिया में कोई भी लड़की शादी के बाद दुखी न हो। लड़कियों का भी फर्ज है कि वो अपने ससुराल वालों को दिल से अपनाए। मासा ने वेदिका, सलोनी, माही के माथे को चूमा और तैयार होने के लिए कहा। मासा ने तारा और वेदांत को अपने पास रख लिया। रात को वेदिका, माही, सलोनी 16 श्रृंगार करके नई नवेली दुल्हन बनकर तैयार हो गई। वेद, समर, विनय थके हारे ऑफिस से वापस आ गए और बोझिल कदमों से बिना खाना खाए अपने अपने कमरे की ओर चले गए। समर ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो समर को अपने कमरे में मुस्कुराती हुई सलोनी दिखाई दी। तो समर अचंभे में पड़ गया और सलोनी के पास जाकर सलोनी को छू कर देखने लगा, तो सलोनी मुस्कुराते हुए समर को देख रही थी। समर को जब लगा सलोनी सच में कमरे में है, तो समर ने एकदम से सलोनी को कसकर अपने गले से लगा लिया। आई लव यू सलोनी, आई रियली लव यू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, कहकर आंसू बहाने लगा। सलोनी ने भी समर की पीठ पर अपने हाथ कस लिए। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बिना बताए गायब हो गई थी। समर ने सलोनी को अपनी बाहों में और कस लिया और उसे बेतहासा चूमने लगा।
कुछ मत बोलो, बस मुझे तुम्हें महसूस करने दो, बहुत करीब से देखना है। समर ने सलोनी को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया और खुद सलोनी के ऊपर झुक गया। समर सलोनी एक दूसरे को टूटकर प्यार करने लगे। ये सिलसिला सुबह तक चला, पर दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। सही मायने में दोनों में आज पति पत्नी का रिश्ता कायम हुआ। विनय माही। विनय थका हारा सा अपने कमरे में गया। वो अभी मासा के घर पर ही था। वेद ने उसे जाने नहीं दिया। विनय अपने कपड़े बदलने लगा। विनय ने ट्राउजर पहन लिया और टी शर्ट पहनने लगा तो माही ने विनय को पीछे से हक कर लिया। विनय चौंक गया और माही को देखने लगा। पीछे मुड़ने लगा तो माही ने विनय को पीछे मुड़ने नहीं दिया। माही ने विनय को पीछे से हक करके विनय के सीने पर अपने दोनों हाथ रख लिए। मुझे माफ कर दो विनय, मैं आपको बिना बताए चली गई थी, पर आपने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया था। आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। आपके सीने से लगने के लिए तरस रही थी मैं। विनय ने माही के हाथों को पकड़कर अपनी कमर पर कस लिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। विनय कुछ और कहता उससे पहले ही माही ने विनय की पीठ को प्यार करके लगा। विनय कुछ और कहता उससे पहले ही माही ने विनय की पीठ को प्यार करना शुरू कर दिया तो विनय ने भी तड़प कर माही को अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी गर्दन, चेहरे और होठों को किस किया। विनय माही दोनों बेड पर एक दूसरे को अपनी आगोश में भरकर एक दूसरे को अपना प्यार लुटाने लगे। सुबह होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वेदिका। वेद ने जब अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वेदिका एकदम से आई और वेद के सीने से चिपक गई। वेद को तो यकीन नहीं आया कि वेदिका उसके पास है। वेद ने भी वेदिका को अपनी बाहों में कस लिया। वेद वेदिका को अपनी बाहों में कसते हुए कहाँ चली गई थी आप मुझे अकेला छोड़कर? आप जानती हैं ना, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। 2 हफ्ते मुझे 2 सदी की तरह लग रहे थे। वेद ने वेदिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर वेदिका को अपने करीब कर लिया। वेदिका को वेद की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार नजर आ रहा था और गुस्सा भी था। वेद ने वेदिका के चेहरे को अपने चेहरे के और भी करीब कर लिया। अगर आइंदा आप कभी मुझसे दूर गई तो मैं मर जाऊंगा। आप समझती क्यों नहीं है? नहीं रह सकता हूँ मैं आपके बिना। वेद की आंखों में आंसू वेदिका के लिए जुनून था। वेदिका ने वेद के होठों पर अपनी हथेली रख दी। मुझे माफ कर दीजिए, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। वेद ने वेदिका की हथेली को चूम लिया और अपनी तरफ खींचकर अपने सीने में छुपा लिया। वेदिका ने एकदम से वेद की शर्ट को खींचकर खोल दिया और शर्ट के सारे बटन टूटकर जमीन पर गिर गए। वेदिका ने वेद के सीने पर अपने होठ रखकर वेद को किस करने लगी और वेद की उंगलियां वेदिका के बालों में घूमने लगी। वेदिका बस आगे बढ़ती जा रही थी और दोनों का प्यार शर्मो हया के हर पर्दे को गिराकर आगे बढ़ते जा रहा था। वेद ने वेदिका को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। वेद वेदिका के पास बैठ गया और प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराने लगा। आप मुझसे दूर तो नहीं जाएंगी ना कभी? आपके बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। वेदिका ने एकदम से वेद को खींचकर अपने पास लिटा लिया और उसे अपने आंखों से भर लिया। मैं भी आपसे दूर नहीं रह पाती हूँ, पर क्या करती, आपके पास तो वक्त ही नहीं था मेरे लिए। अकेली बिस्तर पर करवटें बदलती रहती थी, तड़पती रहती थी। वेद ने वेदिका को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया और उसको अपनी बाहों में भरकर जी भरकर उसे प्यार करने लगा। वेदिका का इरादा एक दूसरे से दूर जाने का बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को अपनी आगोश में कस लिया और एक दूसरे को टूट कर प्यार करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबने हमारी कहानियों को सुनकर अपना बहुत सारा स्नेह लुटाया है। आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। थैंक यू।